स्टूडेंट, आज इजी स्टडी विथ रुचि की ये तीसरी क्लास है। हमने इससे पहले आज देखा था व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है करके मैंने बताया हुआ था। तो पहला था व्यष्टि अर्थशास्त्र। इससे पहले जो वीडियो है आप जाके वहाँ पर देख सकते हो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र मैंने कैसे समझाया है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखो बच्चों, ये समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा के माइक्रो शब्द से लिया गया है, जिसका संबंध जो होता है ना संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ रहता है। इसमें कुल उत्पादन, कुल राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उपभोग आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है ना, इसमें ना बोलना चाहिए अर्थव्यवस्था की सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अध्ययन किया जाता है। इसी कारण इसमें जब भी अध्ययन किया जाता है तो कुल का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हमने समष्टि अर्थशास्त्र में ये देखा, समष्टि मतलब समस्त, तो जितने यानी बोलना चाहिए ये आय है, व्यय है, इन लोग का योग जब कर लेंगे ना तो उसी का अध्ययन इसमें किया जाता है। समष्टि जो है व्यष्टि का जस्ट विपरीत है। व्यष्टि में छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और समष्टि में संपूर्ण चीज़ों को ले लिया जाता है। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने बहुत ही इजी परिभाषा यहाँ पर रखी है प्रोफेसर चैमलिन के शब्दों में। इन्होंने क्या बोला है, समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। अब व्याख्या तो आप लोग को पता है, जैसे हम लोग ऐसे में लिखते हैं पूरा का पूरा 1-2 पेज लिखते हैं ना, बस वैसे ही व्याख्या। व्याख्या मतलब हर चीज़ को डील करके लिखना, समझा के लिखना। तो ये जो प्रोफेसर चैमलिन है, इन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र को यही बताया है कि इसमें जितने कुल संबंध सब चीज़ों को जोड़ दो तो कुल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बस इन कुल चीज़ों का ही अध्ययन किया जाता है। अगर ये परिभाषा आपको सही नहीं लग रही है तो दूसरी परिभाषा देख सकते हो। प्रोफेसर शुल्च के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य अंत राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना है। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है? मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। अरे भाई, राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र की आय। अब ये कैसे बनता है ये भी सोचोगे आप लोग कि राष्ट्रीय आय बनता कैसे। तो जब हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं ना, एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, एक आय का अध्ययन करते हैं, तो वही जो एक एक व्यक्ति का हम लोग अध्ययन किए रहते हैं ना, तो समझ लो पूरे भारत में जितने व्यक्ति हैं सबका अध्ययन करेंगे और उनकी आय को एक साथ में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में वही क्या बन जाता है, हमारी राष्ट्रीय आय बन जाती है। एक व्यक्ति की आय, प्रत्येक व्यक्ति की आय को जोड़ोगे तो राष्ट्र की आय बनी कि नहीं बनी, तो यही होता है राष्ट्रीय आय। तो ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने का एक साधन है। क्यों? क्योंकि इसमें कुल संबंधों का, संपूर्ण संबंधों का, योग का, इसका अध्ययन किया जाता है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा इसकी विशेषता देख लो, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। विशेषता में देखो, विस्तृत दृष्टिकोण। अब हम लोग जब सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते थे उसमें हम चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में अध्ययन करते थे, लेकिन ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम एक व्यक्ति को छोड़ के कुल पे आ जाते हैं, यानी बहुत सारे व्यक्ति पे आ जाते हैं। इसीलिए इसका पहली विशेषता है विस्तृत दृष्टिकोण। दूसरा देखो, इसमें आय व रोजगार का सिद्धांत। अब आपको पता है ना, मैंने अभी क्या बताया, राष्ट्रीय आय। तो आय मतलब एक व्यक्ति जो इनकम कमाता है, एक दिन में कितना कमाता है, एक महीने में कितना कमाता है, एक साल में कितना कमाता है। और रोजगार तो आपको पता ही है, एक व्यक्ति आय कमाने के लिए रोजगार, जब तक उसके पास नौकरी नहीं रहेगी आय कहाँ से आएगा। तो ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में बोलना चाहिए एक व्यक्ति की आय, ये सब का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि में क्या होता है, संपूर्ण व्यक्ति की आय, संपूर्ण रोजगार, यानी बोलना चाहिए कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों की आय है, यानी ये इसीलिए इसको बोलते हैं आय व रोजगार सिद्धांत, क्योंकि ये बताता है कि हमारे देश में कितने लोगों के पास में रोजगार है, उनकी आय क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बताता है। अब देखो यहाँ पे तीसरी विशेषता देखो, परस्पर निर्भरता। अब परस्पर निर्भरता मतलब आपस में निर्भर होना, है ना। तो आपस में निर्भर कैसे होंगे, जब एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे के बिना अधूरे होंगे। तो व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे से जुड़े। जब तक ये व्यष्टि नहीं होगा, टुकड़ों में अध्ययन नहीं होगा, वो जुड़ेगा कैसे। तो वही है, व्यष्टि को समष्टि बनाने के लिए आपस में जोड़ना पड़ता है, और इसीलिए इसको बोला गया है परस्पर निर्भरता। यानी ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र परस्पर निर्भर है किस पे, व्यष्टि अर्थशास्त्र पे। ठीक है। चौथा है इसका देखो, सामूहिक हितों पे जोड़। तो यही है इसमें जो हम समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, इसमें समूह के हितों पर ध्यान दिया जाता है। यानी हमारा समूह मतलब पूरा समाज, पूरा राष्ट्र,
ठीक है। पूरे यानी बोलना चाहिए जितने लोग रहते हैं, जैसे रोजगार बोला तो सारे लोग जो रोजगार करते हैं उनके बारे में, आय मतलब जितने व्यक्ति हैं उनकी आय। तो ये सामूहिक हितों पर जोर देता है कि एक समूह का हित किस में रहेगा, ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। अब पांचवा देखो, विस्तृत विश्लेषण। अब विस्तृत विश्लेषण मतलब अब हमने इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी विशेषताओं में, इसका विस्तृत दृष्टिकोण था, आय व रोजगार का सिद्धांत था, परस्पर निर्भरता का सिद्धांत था, सामूहिक हितों पर जोर था। तो इतनी सारी चीज़ों को आप देखोगे तो समझ ही आराम से आ जा रहा है कि इसका जो दृष्टिकोण है विस्तृत है, ये सब तरफ की चीज़ों का अच्छे से हमको ज्ञान कराता है कि नहीं कराता। अब आप लोग ऊपर में देखोगे, समष्टि मतलब हमेशा बच्चों दिमाग में याद आना, समष्टि मतलब समस्त, और समस्त मतलब कुल। ठीक है, ये समष्टि अर्थशास्त्र में कुल योगों का अध्ययन किया जाता है, कुल चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, और ये समष्टि अर्थशास्त्र को ही आय व रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आय व रोजगार का सिद्धांत कौन से अर्थशास्त्र को बोलते हैं, तो आप भूलिएगा मत, समष्टि अर्थशास्त्र को बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, जो ये अर्थशास्त्र है, मैंने बताया था अपनी पहली क्लास में, अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था का नाम किसने दिया था? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में करिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा जो उत्साह है उसको बढ़ाइए कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हो ये मेरे को ज़रूर बताइए।